हेलो बच्चों, आज हम अपनी तीसरी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को इसको देखकर अपने एग्ज़ाम में जाना है। आपके लास्ट यूनिट के ये टॉपिक्स हैं, इसे हम अच्छे से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है शक्तियों का विज्ञान, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का एकीकरण, संतुलन। ये जो आपका आंसर है इसका, ये आंसर नंबर बी है, शक्तियों का पृथक्करण। क्या होता है शक्तियों का पृथक्करण? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। यानी ये शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत था, ये किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। अगर ऐसे भी आ जाए कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया, आपको पता होना चाहिए मॉन्टेस्क्यू ने। और इसके अंतर्गत कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, यानी राष्ट्रपति ही होल सोल एग्जीक्यूटिव होता है। तो आंसर इसका क्या होगा आपका फर्स्ट। राज्य एवं शासन दोनों का प्रधान होता है। राष्ट्रपति राज्य और शासन दोनों का प्रधान होता है। ठीक है। तीसरा देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची, आपको तीनों सूचियों के बारे में पता है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब इसमें कभी कभी आ जाता है कि ये कौन सी सूची से रिलेटेड विषय है, ये कौन सी। तो कुछ विषयों को आप पढ़कर जाएंगे, जैसे पुलिस, इसमें ऑप्शन डाला है, ये पूछा गया है कि समवर्ती सूची का कौन सा विषय है। तो सबसे पहले तो मुझे टिक कर लेते हैं आपराधिक मामले पे टिक कर लेंगे। फिर हम देखेंगे पुलिस किससे है, आप राज्य सूची का विषय, रेडियो तथा दूरदर्शन संघ सूची का विषय, वैदेशिक मामले संघ सूची का विषय। इसी तरह से हम अपनी एजुकेशन को देख लेंगे, किस सूची का विषय, उसे भी आपको पता है बच्चों को, कौन सी सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय। तो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट तार बैंक के मैंने सब आपको क्लास में करा रखे हैं, उसको ज़रूर आप देख कर जाएंगे। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या क्या है आप देखेंगे। केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है। क्या है एकात्मक शासन व्यवस्था? आपको पता होना चाहिए एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है, इसमें केंद्र के पास ही सारी शक्तियाँ होती हैं। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है, केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। राज्य के विलुप्त होने की अवधारणा का संबंध कौन सी विचारधारा से है? तो ये नीचे बहुत सारी विचारधाराएं दी गई हैं, आपके कोर्स में भी है। समाजवाद की है, नाजीवाद की है, मार्क्सिज्म है, फेमिनिज्म है। तो राज्य के विलुप्त होने की जो अवधारणा का जो संबंध है वो मार्क्सवाद से है। मार्क्सवाद राज्य के विलुप्त होने की बात करता है। मार्क्सवाद के समाजवाद को क्या कहा जाता है? मार्क्सवाद के समाजवाद को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। तो इसको वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। अब ये जो ऊपर हमने एकात्मक शासन व्यवस्था पढ़ी थी, उसका दूसरा ये एक और फीचर्स आ गया कि एकात्मक शासन व्यवस्था अच्छी है क्योंकि इसमें नियंत्रण के लिए केंद्र होता है। वही बात ऊपर वाली ही रिपीट हुई है कि केंद्र शक्तिशाली होता है। कोई भी आपातकालीन स्थिति हो, कोई भी समस्या हो, उसमें केंद्र क्विकली डिसीजन ले लेता है। कोई जो कार्य है वो डिले नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। शब्द फेडरलिज्म फोडम से ग्रहण किया गया है, ये निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? आपने टर्मिनोलॉजी अभी 2 ही पढ़ी हैं, कोर्स में भी आपने वहाँ देखी कि पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स हैज़ बीन राइट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस विच मीन्स सिटी स्टेट। दूसरी हमने पढ़ा सॉवरेंटी। तीसरा हमने फिर एक वर्ड हमारे सामने आया फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म जो है लैटिन भाषा के शब्द फोडम से निकला है, तो लैटिन पर टिक कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। भारतीय संघवाद बल देता है, किस पर देता है भारतीय संघवाद? संघवाद तो हमें पता लग गया है कि शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। इसकी विशेषता कि इसमें शक्तियों में बंटवारा होता है राज्य केंद्र के बीच, और इन बंटवारा जो है हम एक लिस्ट के थ्रू करते हैं। जो 3 लिस्ट का हमने
ऊपर जिक्र भी कर दिया है। तो भारतीय संघवाद बल किस पर देता है? भारतीय संघवाद की क्या विशेषता है? राष्ट्र की एकता पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है, इसके बारे में तो आपको पता लग गया कहाँ है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रचलित, यूएसए में है। और वो किस पर आधारित है ये भी आपको पता लग गया है कि वो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन इसकी विशेषता क्या है? एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता होने पर, बहुत से व्यक्तियों के हाथों में सत्ता होने पर, ये भी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के पृथक्करण, राज्यों केंद्र के बीच सत्ता विभाजन पर आधारित किस पर है? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के पृथक्करण पर। तो आप यहाँ पर सी को टिक कर लेंगे। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य समझौते की उपज है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। राज्य समझौते की उपज है, आपको पता है हॉब्स लॉ रूसो ने दिया था। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन है, ये भी हीगल का है। राज्य स्वाभाविक विकास का परिणाम है। राज्य है बेटा, ये राज्य स्वाभाविक विकास का परिणाम है, ये भी आपको पता है, ये भी अरिस्टोटल का है। तो लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का यंत्र है। मार्क्सवाद का अंतिम उद्देश्य था, क्या था? अंतिम उद्देश्य सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना करना, साम्यवादी दल की सर्वोच्चता की स्थापना करना, संपत्ति के समान वितरण की व्यवस्था करना। फिर वही रिपीट हुआ है कि राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। ये राज्य विहीन राज्य की स्थापना करना, ये आपका ऑप्शन है। क्लासलेस सोसाइटी। अब हम तीसरा क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये कथन किसका है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, ये भी आपके मार्क्स का कथन है, इसे याद कर लेंगे हम लोग अच्छे से। फिर आगे आपका यही लास्ट यूनिट का टॉपिक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण है। ये युद्ध और शांति काल दोनों में कुशल है। ये कार्यकारिणी की स्थिरता सुनिश्चित करती है। ये दल बदल के दोष से मुक्त है। ये मितव्ययी है। आपको इसमें लगेंगे आंसर। ये कार्यकारिणी की स्थिरता सुनिश्चित करती है, इसमें जो प्रेसिडेंट है उसका कार्यकाल निश्चित होता है, यानी जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो 4 ईयर्स के लिए ही निर्वाचित होगा, यानी उसका टर्म कितना 4 वर्ष का होगा, उससे पहले वो अपने पद से नहीं हटाया जा सकता है। फिक्स टर्म होता है, कहने का मतलब यही है। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में भेद करने का मूल आधार क्या है? राष्ट्रपति या राज्य अध्यक्ष के चुनाव की पद्धति, न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति, विधि निर्माण वित्त में कांग्रेस, विधायिका की सर्वोच्चता या विधायिका एवं कार्यपालिका के परस्पर संबंध। आप ऑप्शन है इसमें, आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपति। आपने 4 ऑप्शन देख लिए हैं। जो ये भेद करने का मूल आधार है, तो आपको पहले से पता है कि कैसे भेद किया जा सकता है इसमें, कि विधायिका एवं कार्यपालिका के परस्पर संबंध, ये भेद करने का इसका फीचर्स है। अगर किसी राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका शक्तियों का एक ही संरचनात्मक व्यवस्था में विलयन है तो उसे संसदीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। अगर ये शक्तियाँ पृथक पृथक संस्थाओं में निहित रहती हैं, अर्थात कार्यपालिका व्यवस्थापिका की शक्तियों का पृथक्करण है, तो उस शासन प्रणाली को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का नाम दिया जाता है। तो किस आधार पर भेद किया जा सकता है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में? तो वो विधायिका एवं कार्यपालिका के परस्पर संबंध के आधार पर। भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? ये आपके जो क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का, जो क्लास में भी हम लोगों ने देखा था, कनाडा। बस इस पर आप याद रखेंगे कि भारत की संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत ये आपका कार्ल मार्क्स का दिया हुआ सिद्धांत है, इसे आप देख लेंगे। 18 क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से संबंधित नहीं है। क्या क्या खूबियाँ हैं भाई उसमें? सबसे पहले आप देखेंगे एकल कार्यकारी, हमने पढ़ा इसमें, है ना। सिंगल एग्जीक्यूटिव है, एकल सदस्यता है, निचले सदन का विघटन प्रतिबंधित है। तो आप इसमें लिखेंगे कौन सी विशेषता नहीं है, तो आप इसमें प्रधानमंत्री का शासन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से संबंधित नहीं है? प्रधानमंत्री का शासन। यहाँ ये एकल सदस्यता जो है, यानी होल सोल एग्जीक्यूटिव जो है राष्ट्रपति ही है। भारतीय संसद में संघ तथा राज्यों के बीच विधायक शक्तियों को वितरित करने के लिए त्रिसूत्रीय आधार कहाँ से लिया गया है? यानी भारतीय संघ में जो आपने देखा 3 सूचियों का वर्णन मिलता है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। तो ये इसका त्रिसूत्रीय आधार कहाँ से लिया गया है? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से ही ये प्रचलित था। वहाँ तीनों सूचियाँ देखने को मिलती थी। ठीक है। अब तक के दार्शनिकों ने केवल विश्व की व्याख्या की है, जबकि आवश्यकता है उसे बदलने की। किसने कहा? तो ये मार्क्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है, जिसे उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा है। आप ये सब देख कर जाएंगे अपने एग्ज़ाम में, और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से कर दीजिएगा बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। ओके।